हेलो गाइस, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग हिंदी साहित्य का विभाजन एवं नामकरण देखेंगे संक्षेप में। तो चलिए गाइस, अब हम लोग देखते हैं। तो आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा लास्ट तक देखिएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है गाइस। क्वेश्चन क्या कह रहा है? हिंदी साहित्य के काल विभाजन एवं नामकरण पर प्रकाश डालिए। तो हम लोग का हेडिंग सबसे पहले पढ़ेगा हिंदी साहित्य इतिहास का नामकरण। पहले हम लोग नामकरण देखेंगे, ठीक है। हिंदी साहित्य का इतिहास 1000 अथवा उससे अधिक वर्षों की साहित्यिक आधारा का इतिहास है। इस काल विभाग में आए इतिहास का भिन्न भिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न रूपों में वर्गीकरण किया। मतलब जितने भी विद्वान आते गए, उन्होंने अपनी अपनी राय पे अपना अपना नाम दिया, ठीक है। इसमें जैसे कुछ विद्वानों का नाम बताते हैं, जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर श्यामचुंदर दास, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राजकुमार वर्मा, राहुल सतकत्यानंद, मिष्ट बिंदु आदि विद्वान इसमें सम्मिलित हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में साहित्य जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखलाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। आचार्य शुक्ल हिंदी साहित्य के प्रामाणिक इतिहासकार हैं। मतलब आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं हिंदी साहित्य के मेन हैं, जो कि मतलब इनका नामकरण सबसे विचलित रहा है, ठीक है, प्रमुख रहा है। इनका जो नामकरण रहा है प्रमुख रहा, मतलब इन्हीं के नामकरण को ही सारे विद्वानों ने माना है, ठीक है। हिंदी साहित्य का इतिहास का काल विभाजन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ही काल विभाजन अधिकांश इतिहासकारों ने स्वीकार किया है। इनके अनुसार हिंदी साहित्य का इतिहास 4 भागों में विभक्त किया जा सकता है। पहला वीरगाथा काल, जिसको हम लोग आदिकाल के नाम से जानते हैं। दूसरा नाम इसका होता है भक्तिकाल, जिसको पूर्व मध्यकाल कहते हैं। रीतिकाल, जिसको उत्तर मध्यकाल कहते हैं। आधुनिक काल, जिसको गद्यकाल कहते हैं। ये सन देख लीजिए कि मतलब 10 से 50 से लेकर 1375 तक रहा है, ठीक, इसका मतलब काल रहा है। फिर ये 1375 से लेकर 1700 तक रहा है इसका काल। ऐसे सबका देख लीजिए आप लोग। अब इसका जो नाम है उसका संक्षेप में वर्णन करते हैं, ठीक है। आदिकाल को जो वीरगाथा काल कहते हैं, इसका संक्षेप में देखते हैं। आदिकाल को वीरगाथा काल, सिद्ध सामंत का, चार्य का, प्रारंभिक का, आरंभिक का, विज्ञापन काल आदि नामों से जाना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल नाम से संबोधित किया। इस काल के भीतर इन्होंने 2 प्रकार की रचनाएं बताई, अपभ्रंश की और देशज भाषा को। अपभ्रंश पुस्तकों में मतलब अपभ्रंश भाषा की में हमीर रासो, मतलब कौन कौन से विद्वान आते हैं? हमीर रासो, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, मात्र 4 ही आते हैं। और देशज भाषा में कौन कौन से कवि आते हैं ये देख लेते हैं। खुमार रासो, विशल रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद्र प्रकाश, जयमयंक, परमार रासो, खुसरो की पहेलियाँ और विद्यापीठ पदावली। इनमें से जो 6 कृतियाँ हैं वीरगाथा काल से संबंधित रखती हैं, और पिछली 2 स्वतंत्र इन्हीं पुस्तकों के आधार पर शुक्ल जी ने इस काल को वीरगाथा काल कहा। परंतु आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इनके काल विभाजन और नामकरण से सहमत नहीं थे। जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इनके काल से सहमत नहीं थे, जो इन्होंने नाम दिया था उनके काल से सहमत नहीं थे। किसके नाम से? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम से, ठीक है। दूसरा क्या है? भक्तिकाल, जिसको पूर्व मध्यकाल कहते हैं। भक्ति शब्द की उत्पत्ति वृद्धातु से हुई है। भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेतर उपनिषद में मिलता है। हिंदी साहित्य के इस काल को कुछ लोग पूर्व मध्यकाल और कुछ लोग धार्मिक काल कहते हैं। परंतु धर्म इस काल को कोई प्रवृत्ति नहीं है। इस काल की मूल रूप से 3 प्रवृत्तियां हैं: ज्ञानाश्रयी, ज्ञानामार्गी, प्रेमामार्गी, भक्तिमूलक। इनमें भक्ति भावना प्रमुख प्रवृत्ति है। इसको सगुण और निगुण 2 काव्य धाराओं में बांटकर प्रत्येक के 2 विभाग किए गए हैं। पहला, सगुण धारा में रामाश्रय तथा कृष्णाश्रय शाखा आते हैं, और निगुण धारा में ज्ञानाश्रय और प्रेमाश्रय शाखा आते हैं। इसकी अगली वीडियो में मैंने ये पूरा चार्ट बना के दिखाया है, तो आप लोग देख सकते हैं। राम के चरित्र करने वाले कवियों को रामाश्रय शाखा के अंतर्गत रखा जाता है, और श्री कृष्ण के चरित्र करने वाले कवियों को कृष्णाश्रय शाखा के अंतर्गत रखा जाता है। प्रथम शाखा में तुलसीदास और दूसरी शाखा में नंददास, सूरदास, मीरा, रहीम आदि प्रमुख कवि आते हैं। निगुण धारा में प्रेमाश्रय शाखा के अंतर्गत जयश्री, कुतुब, मंझन आदि प्रसिद्ध कवि आते हैं। ज्ञानाश्रय शाखा में कबीरदास, मूलक दास,
रैदास आदि प्रमुख कवि आते हैं। इस काल के इतिहास को स्वर्णकाल भी कहा जाता है। ये भी नाम भी प्रसिद्ध है कि स्वर्णकाल किसे कहा जाता है, तो भक्तिकाल को स्वर्णकाल कहा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। फिर रीतिकाल, जिसको हम लोग उत्तम मध्यकाल कहते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इस काल में रीति ग्रंथों, रस, अलंकार, ध्वनि की मूल प्रवृत्तियों के कारण इस काल को रीतिकाल कहा। इस काल की प्रवृत्ति संगारता से भरपूर है होने के कारण आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र इसे संगार रस कहना उचित है। मतलब इसमें सबसे ज़्यादा संगारता पाने के कारण इसमें जो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद विद्वान थे, उन्होंने संगारता नाम दिया। ठीक है, किंतु इन नामों से में रीतिकाल अधिक प्रचलित है। पर सबसे ज़्यादा प्रचलित कौन सा नाम है? रीतिकाल, जो कि सबसे फ्रंट में दिया है। ठीक है, किंतु इन नामों में रीतिकाल अधिक प्रचलित और मानी है। रीतिकाल के अधिकांश कवि दरबारी थे, अर्थात इन काल के प्रायः कवि राजाओं के आश्रित कवि थे। इनका केवल उद्देश्य आश्रित जो दरबारी थे, उनका आशय यही था केवल कि उनकी प्रशंसा करना, जो राजा थे उनकी प्रशंसा करना बढ़ा चढ़ा के। इस काल में भूषण ही एक ऐसे कवि थे जिन्होंने श्रृंगार रस को छोड़कर वीर रस में कविताएं लिखी। आधुनिक काल, जिसे गद्यकाल कहते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिक काल का विशेष स्थान है। शुक्ल जी ने इन्हें गद्यकाल कहते हैं। इनके अनुसार गद्य आविर्भाव इस काल की सबसे प्रधान घटना है। आचार्य शुक्ल ने गद्यकाल के इतिहास को 3 कालों में विभक्त किया है। यथा 3 काल कौन कौन से हैं? भारतेंदु युग, द्विवेदी युग तथा छायावादी युग। तो हमारा ये क्वेश्चन समाप्त हुआ। आशा करती हूँ आप सभी को यह वीडियो समझ में आया होगा। तो हम आपको अच्छे से एक बार दिखा देते हैं। हमने काफ़ी आसान भाषा में बनाया है, जिसको आप पढ़ के तुरंत आप सभी को समझ में आ सकता है। आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा, आप प्लीज़ लाइक करके और कमेंट करके बता सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देना। क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना, देख के वीडियो चले जाते हैं और सब्सक्राइब लाइक करते ही नहीं हैं, तो समझ जाइए कैसा लगता है। तो बाय बाय गाइस, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।